नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों यहाँ पर आज मैं बहुत दिनों बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो भी कुछ अलग हटकर है। अलग हटकर मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित ना होकर मनोविज्ञान से संबंधित है। अब तक मेरे यहाँ पर वीडियो नहीं डालने का मेरा निजी कारण था, कुछ पारिवारिक कारण था, कुछ मेरा पढ़ाई से संबंधित कारण था। इस वजह से मैं यहाँ पर राजनीति विज्ञान की वीडियो नहीं डाल पाया मित्रों। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान में रीट की भर्ती आई हुई है और 25 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है। मुझे पूरी उम्मीद है रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है मित्रों, और मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं भी रीट की तैयारी कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि रीट अब की बार निकल जाए, अच्छा रहे। और इसके साथ में ही मेरा ये प्रयास है कि जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र राजस्थान में रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वो नोट्स मैं आपके सामने रख सकूं। पूरे नोट्स मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रीट में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है मित्रों, रीट में सिलेक्शन लेने के लिए मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। 30 नंबर का मनोविज्ञान आता है। यदि कोई बंदा 30 नंबर में से 25 नंबर भी मनोविज्ञान में कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए मित्रों यहाँ पर मैंने मनोविज्ञान को जिस तरीके से पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से और अरुण कुमार सिंह की बुक से, और जहाँ कहीं से भी अच्छा मटेरियल मेरे को मिल सका है मनोविज्ञान संबंधित, वो मैंने इकट्ठा किया है और वही मटेरियल मैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनवरी पूरा होते होते या फिर 15 फरवरी तक मैं अपने यहाँ पर पूरे नोट्स जो मनोविज्ञान के मैंने तैयार किए हैं मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी मित्र, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेगा उसको मनोविज्ञान को समझने में बहुत आसानी होगी। जितना भी मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा उस मनोविज्ञान को परिपक्व करने में, मजबूती देने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं यहाँ से हम मनोविज्ञान को कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी गई है। यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। जो बात अगर समझानी होगी, जो मैंने समझी है वही मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। अरस्तु ने मनोविज्ञान का अध्ययन आत्मा के विज्ञान के रूप में किया था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को दिया जाता है। यानी कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के रूप में जानी जाती थी, जिसको विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग किया और मनोविज्ञान की एक अलग से शाखा स्थापित की। विलियम जेम्स संरचनावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आगे है इसमें विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको या फिर साइकी, और दूसरा इसमें लोगस। साइकी या साइको का अर्थ होता है आत्मा और इधर से लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। और स्वयं साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखना है। कहीं पर लैटिन भी पढ़ने को मिलता है, कहीं पर ग्रीक भी, लेकिन हमको ध्यान में रखना है साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको लेकर कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ थोड़ी सी जानकारी लेना चाहिए इसके बारे में। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम की परिभाषा ये महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा और फिर चेतना को त्याग कर अपने वर्तमान स्वरूप को अपनाया। ये परिभाषा किसकी है तो हमको ध्यान में रखना है, ये परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। ये परिभाषा हमको अनिवार्य रूप से यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, मनोविज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा चर्चा कर लेते हैं। मनोविज्ञान के संपर्क में होने वाले मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ महोदय की। आगे चर्चा करें, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक या धनात्मक अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आगे हम चर्चा करें, मनोविज्ञान मानव व पशु दोनों
के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यहाँ पर ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान मानव व पशु दोनों के सभी प्रकार के व्यवहारों का समान रूप से अध्ययन करता है। परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। आगे चर्चा करें। मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा है? किसकी परिभाषा है? स्किनर की। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। स्किनर, यहाँ पर थोड़ा मेरे को कंफ्यूज लग रहा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा होगा इसको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर स्किनर है या फिर मैंने वैसे लिखा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आगे देखते हैं। नोट करके मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा था? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा वाटसन। मनोविज्ञान की विशेषताएं देखते हैं कुछ। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसे? क्योंकि मनोविज्ञान में पशु एवं मानव के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा है? तो मनोविज्ञान धनात्मक है। धनात्मक कैसे? क्योंकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों व प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। ये मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन छांटिए, गलत कथन छांटिए, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमको याद रखना ही होगा। मनोविज्ञान जीव विज्ञान है। मनोविज्ञान कला है। मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर ये सब परिभाषा विशेषताएं जो हमने देखी है मनोविज्ञान को लेकर, वो सब विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द एजुकेशन से बना है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। ठीक है, एडुकेटम से। शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? अरिस्टो का है। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहरी रूप देती है। कौन कहता है बात? फ्रोबेल। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहरी रूप देती है, ये बात किसने कही है? फ्रोबेल ने। ये फ्रोबेल खेल विधि के जनक भी माने जाते हैं। ध्यान रखना, फ्रोबेल खेल विधि के जनक भी माने जाते हैं। खेल विधि के जनक भी माने जाते हैं। कौन? फ्रोबेल। शिक्षा का अर्थ मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। यहाँ पर आपको शायद हो सकता है सही से दिख नहीं रहा हो, पेन मेरा चला नहीं हो, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शिक्षा का अर्थ मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। और ये बात किसने कही है? गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, यानी बालक में जो पूर्णता है, उसमें जो ज्ञान है, उसी को अभिव्यक्त करती है। कौन? शिक्षा। और ये परिभाषा, ये बात किसने कही है? स्वामी विवेकानंद ने। और आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, जिसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम देखते ही मेरे को ध्यान में आया कि आज युवा दिवस भी है। तो इस युवा दिवस पर सभी मित्रों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक मत रुको तब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो हमको हमारे लक्ष्य में लगे रहना है। रीट 25 अप्रैल को होने वाली है और 25 अप्रैल तक हमको अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना है। सिर्फ हमको हमारा लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार से हमको सिर्फ और सिर्फ 25 अप्रैल को हमारा रीट दिखाई देना चाहिए और हमें हमारी सफलता दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा हमको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए 25 अप्रैल तक मित्रों। तब तो हम इस एग्ज़ाम में अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होगा, हमको अच्छी परसेंटेज और अच्छे नंबर लाने होंगे, तब जाकर हम सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समरस, प्रगतिशील विकास करती है।
ये परिभाषा दी है पेस्टालोजी ने। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समरस, प्रगतिशील विकास करती है। कथन है या फिर किसने कहा ऐसा? तो पेस्टालोजी ने। अब यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोगी शिक्षा मनोविज्ञान है। परिभाषा है कोलसानी की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ठीक है, यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो जैसे मान लो ये वृद्ध आदमी है और ये वृद्ध आदमी ही पूरे जन्म की बात बता रहे हैं क्योंकि इनको पूरा अनुभव है। तो इस प्रकार से आप इसको याद में रख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है। परिभाषा स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। परिभाषा ये भी स्किनर की है। दोनों इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग क्या है? तो वंशक्रम तथा वातावरण का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। यह व्यक्तिगत अंतर को समझने में उपयोगी है। यह अभिवृद्धि तथा विकास को समझने में सहायक है। यह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाने में सहायक है। शिक्षण विधियों प्रविधियों सहायक सामग्री का चयन करने में उपयोगी है। विधियाँ प्रविधियाँ क्या होती है मित्रों? विधियाँ होती है जिन विधियों के द्वारा हम कक्ष में अध्ययन करवाते हैं और फिर जो विधि हमने उपयोग की है उस विधि के द्वारा यदि किसी बालक को कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसी विधि को और विस्तार समझाने के लिए हम जिन और प्रविधियों का उपयोग करते हैं और अलग से विधियों का उपयोग करते हैं उसी को हम प्रविधियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। अभिप्रेरणा व पुनर्बलन प्रदान करने में सहायक है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। बालक की अभिरुचि अभिवृत्ति अभिक्षमता का विकास करने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर रखी है मित्रों। ठीक है, अब आगे हमारे यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट यूनिट बाल विकास। बाल विकास क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम तथा वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विकास की प्रक्रिया में वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये दोनों हमारे विकास को प्रभावित करते हैं समान रूप से, वंशक्रम भी और वातावरण भी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकास किसका परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण के गुणनफल का। या फिर ये कह सकते हैं कि विकास किसका परिणाम है? तो विकास परिपक्वता व अधिगम के गुणनफल का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है विकास को वंशक्रम और वातावरण परिपक्वता अधिगम समान रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन दोनों की समान भूमिका होती है। जैसे कहे कि विकास में वंशक्रम और वातावरण की कितनी भूमिका होती है? 50%। तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर योगदान होता है। मतलब अगर एक दूसरे के पूरक है ये वंशक्रम और वातावरण, विकास को एक दूसरे के पूरक होते हुए विकास को प्रभावित करते हैं। ये ध्यान में रखना है। विकास एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। विकास एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, यानी विकास के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। आगे जाकर इस बालक का विकास कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ऐसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखना चाहिए विकास पदानुक्रमिक भी होता है, विकास पद सोपानिक होता है, विकास क्रमिक होता है, पग विकास श्रेणीबद्ध प्रक्रिया है। ये सब नाम आपको विकास को लेकर ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास को समझा जा रहा है, विकास को बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन बदलकर इनमें से कोई भी नाम हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, विकास होता है सिरोपूछिए तथा निकट दूर क्रम में होता है। सिरोपूछिए का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। सिरोपूछिए मतलब होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर, यहाँ लिखा भी है सिर से पैर की ओर। या फिर विकास कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर मतलब सिपेलोकोडल, ऊपर से नीचे की ओर सिपेलोकोडल। तो हम किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर मैं आप बताना चाहूँ,
विकास होता है सिरपोचिए तथा निकट दूर क्रम में होता है। सिरपोचिए मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिर से पैर की ओर, और सिर से पैर की ओर को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं सिपेलोकोडल। या फिर विकास होता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। या फिर विकास होता है सिरापदाभिमुखी, सिर से पैरों की ओर। ये सब नाम हमको विकास को लेकर ध्यान में रखना है, विकास किस क्रम में होता है, कैसे होता है। या यह मान सकते हैं कि विकास मस्तकोन्मुखी होता है, मस्तिष्क से पैरों की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, कहीं पर भी विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास व्यक्तिगतता से सामाजिकता की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण होती है। विकास के बारे में भविष्यवाणी संभव है, अर्थात विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या विकास पूर्वानुमेय है? तो यहाँ पर हमको जवाब हाँ में देना होगा। हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे भी होते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे होते हैं, शैशवावस्था के, बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, सबके अपने अपने खतरे होते हैं। हर अवस्थाओं के खतरे होते हैं। यहाँ पर नोट करके विक्टोरिया हरलोक ने क्या कहा, ये ध्यान में रखना है। विक्टोरिया हरलोक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विक्टोरिया हरलोक के अनुसार विकास क्या है? सतत एवं धीमी प्रक्रिया, ये ध्यान में रखना है। किसके अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो विक्टोरिया हरलोक के अनुसार। या फिर विक्टोरिया हरलोक के अनुसार विकास है क्या? सतत और धीमी प्रक्रिया। और विक्टोरिया हरलोक ने विकास की 4 विशेषताएं बताई है। क्या बताया? आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्ह जो थे हमारे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, वो सब बदल जाते हैं और नए चिन्हों का उदय हो जाता है। तो विक्टोरिया हरलोक को लेकर आपको ये जानकारी ध्यान में यहाँ पर रखनी है। विकास में वृद्धि तथा सती दोनों शामिल है। विकास में वृद्धि तथा सती दोनों शामिल है, मतलब विकास में प्लस भी होता है और विकास माइनस भी होता है। लेकिन विकास पीछे की ओर नहीं जाता है। विकास में वृद्धि हो सकती है, विकास में कमी हो सकती है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखनी है। विकास में वृद्धि भी शामिल है तो विकास में सती भी शामिल है। यहाँ पर आगे मैंने लिखा भी है, विकास अग्रगामी फॉरवर्डिंग होता है, किंतु पश्चगामी पीछे की ओर बैकवर्ड कभी नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है। विकास कैसा होता है? विकास होता है वर्तालुकार, स्पाइरल, सर्पिलाकार, रेखीय, लाइनर कभी नहीं होता है। ध्यान में रखना मित्रों, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ बिल्कुल वैलिड बुक से हैं। एनसीईआरटी विद अरुण कुमार सिंह की बुक आप जानते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने वहीं से अध्ययन किया और मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है अरुण कुमार सिंह की, यदि आप पढ़ना चाहो तो। लेकिन अभी आप नहीं पढ़ सकते, उस किताब में 900 पेज है। उस किताब को आप अभी नहीं पढ़ सकते 3 महीने के अंदर। लेकिन फिर भी मैं 15 फरवरी तक प्रयास रहेगा कि मैं अपना पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर दूँ। यदि अपलोड कर दूँ, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मित्रों अपने दोस्तों तक, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, और जो बात आपको समझ में आ रही है उसके बारे में बताना है, जो नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में बताना है। और ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको एक साथ PDF के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि PDF बनाने में मेरे को समय लगेगा। विकास की अवस्था की चर्चा करते हैं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तो शैशवावस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। इंग्लिश का नाम जरूर याद में रखना है, इन्फेंसी। आयु कितनी होती है शैशवावस्था की? 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड, उम्र होती है इसकी 6-17 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था जिसको बोलते हैं एडोलसेंस, 12-13 उम्र की से 18 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर ध्यान में रखना है, कुछ विद्वान बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। अब यहाँ पर हम देखते हैं शैशवावस्था को। तो शैशवावस्था के पहले हम उपनाम देख लेते हैं। शैशव अवस्था को किस किस उपनामों से जाना जाता है?
किन उपनामों से शेषावस्था को पुकारा जाता है? संज्ञा दी जाती है शेषावस्था को किन उपनामों की? तो शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। और ये शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने माना है। किसने? वैलेंटाइन ने। शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये किसने कहा? शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, तो ये बात कही है वाटसन ने। किसने? वाटसन ने। भावी जीवन की आधारशिला है कौन? शेषावस्था। कल्पना लोक में विचरण काल, खिलौनों की अवस्था शेषावस्था को कहा जाता है। ध्यान में रखना, खिलौनों की अवस्था शेषावस्था और खेल की अवस्था बाल्यावस्था। अनुसरण अनुकरण की अवस्था शेषावस्था, क्योंकि शेषावस्था में बालक अनुकरण के द्वारा ही सब कुछ सीखता है। प्रबल जिज्ञासा की अवस्था भी शेषावस्था को कहा जाता है। उदासीनता की अवस्था भी शेषावस्था को कहा जाता है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था, मतलब शेषावस्था में बालक में किसी प्रकार का कोई नैतिक आचरण नहीं पाया जाता है। बचपन की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। अब शेषावस्था को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है, हम उनकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला किसने कहा है? फ्राइड ने। फ्राइड के बारे में आप जानते होंगे, फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। फ्राइड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, आपको पता है। यहाँ इनके बारे में भी हम आगे बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, किसने कहा है? वाटसन ने। अब यहाँ पर याद कैसे रखना है? तीव्र विकास यानी तीव्र गर्मी कौन करता है? सन, सूर्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़कर ये याद में रखना कि शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था किसने कहा है? वाटसन ने। और शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। आगे हम देखते हैं शेषावस्था की विशेषताएं। तो शेषावस्था में सजीव चिंतन पाया जाता है। सजीव चिंतन मतलब ये निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगते हैं। यहाँ पर कल्पना की सजीवता पाई जाती है। आत्म केंद्रितता इनमें के अंदर पाई जाती है। जिज्ञासा पाई जाती है। भाषाई कौशलों का विकास होने लगता है और पेशे कौशलों का विकास भी शेषावस्था में शुरू हो जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, पेशे कौशलों का विकास कितने पर होता है, या फिर पेशे कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, पेशे कौशल 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। यहाँ पे ध्यान में रखना है मित्रों, सूक्ष्म को बोलते हैं हम सूक्ष्म को इंग्लिश में बोलते हैं हम फाइन मोटर स्किल। ये ध्यान में रखना है, इंग्लिश का नाम सूक्ष्म को लेकर सूक्ष्म को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, और स्थूल को बोलते हैं ग्रोस, GROSS, ग्रोस मोटर स्किल। इंग्लिश का वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोनों को लेकर। तो सूक्ष्म पेशे कौशल सूक्ष्म, इसमें शरीर का कुछ अंग काम करते हैं। सूक्ष्म कौशल के अंदर शरीर के कुछ अंग काम करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं तो उस समय पर हमारी अंगुलियां काम कर रही है, हमारा हाथ काम कर रहा है, पूरा शरीर नहीं। और स्थूल कौशल के अंतर्गत हमारा पूरा शरीर काम करता है। पूरा शरीर हमारा इसमें काम करता है। जैसे दौड़ लगा रहे हैं तो पूरा शरीर इसमें एक्टिव हो रहा है। पानी में तैर रहे हैं तो इसमें हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो कौशल 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। शेषावस्था में बालक का स्वभाव कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, खुद में खोया रहता है, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं है। संवेगों का प्रदर्शन, शेषावस्था में बालक संवेगों का प्रदर्शन करता है। संवेगों के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। क्या शेषावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है? तो हमारा जवाब होगा हाँ। मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब जैसे उसकी मूल प्रवृत्ति है उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। अपनी मूल प्रवृत्तियों को वो वहाँ पर छुपा नहीं सकता, उनको दबा नहीं सकता। और देखो यहाँ पर शेषावस्था में प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ध्यान में रखना है, शेषावस्था में प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये बात कौन मानते हैं? फ्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर आगे हमको पता लगेगा। फ्राइड ने ही मानना है कि शेषावस्था में प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है। जबकि शेषावस्था के बाद में आती है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में बालक में ये काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बाल्यावस्था में ये काम प्रवृत्ति जो होती है यो
खेलों में लग जाती है, चित्रकला में लग जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में लग जाती है, तो वहाँ पर ये शून्य हो जाती है, फिर ये किशोरावस्था में प्रबल रूप से पाई जाती है। इस प्रकार से ध्यान में आपको रखना है। शैशवावस्था में विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है। विपरीत लिंगी मतलब लड़की पिताजी को ज़्यादा प्यार करने लगती है, फिर पिताजी पास में ज़्यादा अच्छे से रहती है, और लड़का अपनी माँ के पास में रहता है। इसका कारण भी फ्रायड ने इलेक्ट्रा और ओडिपस नामक जो ग्रंथियाँ हैं उन ग्रंथियों को बताया है। ठीक है। शैशवावस्था में आश्रितता का भाव पाया जाता है, यानी कि शैशवावस्था में बालक अकेला नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास कोई ना कोई रहे। तो शैशवावस्था में आश्रितता का भाव पाया जाता है। अब यहाँ पर नोट करके बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। फ्रायड, एडलर, यूंग, वैलेंटाइन, गुड एनफ ये एक महिला है, ध्यान में रखना है। मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को विकास की सर्वोत्तम अवस्था माना है। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर हमारी शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पूरे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की आयु हमने देखा है 5 से 12 तक। 5 से 12 तक। बाल्यावस्था के उपनामों की बात करें तो बाल्यावस्था को कहा जाता है खेलों की अवस्था, गेम एज, टोली की अवस्था, गैंग एज, मिथ्या परिपक्वता। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। किसने? रोस ने। ध्यान रखना है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है कौन? बाल्यावस्था। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है किलपैट्रिक ने। ध्यान में रखना है, किलपैट्रिक ने। हालांकि ये बातें सब आगे आएगी, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। निश्चिंतता की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक निश्चिंत रहता है, उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई चिंता नहीं रहती है, खाता पीता खेलता है और मजे करता है। ठीक है। और वैचारिक अवस्था की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक इस अवस्था में विचार करने लगता है। पलटकर जवाब देने वाली अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। इस अवस्था में बालक पलटकर जवाब देने लगता है। आप कुछ कहेंगे तो तुरंत आपको जवाब दे देगा बालक। हम देखते हैं हमारे परिवार में होते हैं छोटे छोटे बालक, तो हम बालक कुछ कहेंगे और बालक तुरंत हमको पलटकर जवाब दे देगा। तो ये उसकी अवस्था है, सब करता है। जीवन की निर्माणकारी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठोस वस्तु विचार की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ठीक है। अब बाल्यावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। अब यहाँ पर आगे एक लाइन लिखी हुई है, शायद हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, मैं पढ़ रहा हूँ, आराम से आप सुनने का प्रयास करना और आप लिख लेना, लिख रहे हो तो। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक नहीं खेलता हो। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक नहीं खेलता हो। यह परिभाषा किसकी है? स्ट्रेंग की। किसकी? स्ट्रेंग। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। किसने कहा? रोस ने। और बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। परिभाषा किसकी है? फ्रायड की। यह परिभाषा आपको याद रखनी ही है। परिभाषा पूछे जरूरी नहीं है। बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है, ये खालिस्तान देकर पूछ सकता है हमसे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हमको ध्यान में रखना है। परिभाषा क्वेश्चन परिभाषाओं से सीधी परिभाषा पूछी जाती है, तो सीधे परिभाषा घुमाकर भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की। यथार्थ से परिचय, अर्थात बालक वास्तविक परिस्थितियों को समझने लगता है बाल्यावस्था में। विधायकता, अर्थात बालक विभिन्न प्रकार की रचनाएं करने लगता है, मौलिक कार्य करने लगता है। यहाँ पर हम मौलिक कार्य को समझना चाहे तो ऐसे कार्य करने लगता है जैसे उस जैसा कार्य पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। मौलिकता, सृजनात्मकता जहाँ आएगी हम वहाँ पर भी इसकी चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में बालक में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक को आप कितने भी खिलौने दे दो, सबको इकट्ठा करके रख लेगा, किसी को नहीं देगा, नहीं मेरे मेरे और दे दो मेरे को लाके। तो उसमें बालक में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिकता व नैतिकता का विकास होने लगता है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में नैतिकता शून्य होती है, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक में थोड़ी बहुत सामाजिकता व नैतिकता का विकास होने लगता है। बहिर्मुखी स्वभाव होता है। बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव कैसा होता है? बहिर्मुखी। जबकि हमने शैशवावस्था में पढ़ा कैसा होता है? अंतर्मुखी। समलिंगी आकर्षण पाया जाता है बाल्यावस्था में, और शैशवावस्था में विषमलिंगी। ये ध्यान में रखना है। काम प्रवृत्ति न्यून होती है
बताया था मैंने, काम प्रवृत्ति न्यून होती है कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। जबकि हमने पढ़ा शैशवावस्था में कैसी होती है, अधिक होती है, प्रबल होती है। तो शैशवावस्था बाल्यावस्था एक दूसरे के विपरीत है, और शैशवावस्था किशोरावस्था थोड़ी बहुत सेम हो जाएगी वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में लैंगिक ऊर्जा मार्गांतरीकरण करके मार्ग को बदलकर खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में रचनात्मक गतिविधि के रूप में प्रकट होती है। बाल्यावस्था में बालक समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना किस अवस्था में बालक समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के दौरान बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था के दौरान बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है, ये बात कही है रोस ने। हम देखते हैं कि जब बाल्यावस्था होती है 5 से 12 6 से 12 वर्ष की उम्र में जो बालक होता है, तो हम उसको खूब खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वो हेल्थी नहीं हो पाता है। और हम सोचते हैं बालक हेल्थी क्यों नहीं हो पा रहा है, उस समय पर बालक की लंबाई वगैरह बढ़ती रहती है तो वो हेल्थी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर उसका विकास तो रुक जाता है, लेकिन वो उसका हेल्थीपन रुक जाता है, लेकिन वो उसकी अभिवृद्धि जो है वो बढ़ती रहती है। बाल्यावस्था निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के भटकने की अवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है, श्रील ब्रट ने। लिखना है आपको, ध्यान में रखना है, बाल्यावस्था निरुद्देश्य भटकने की अवस्था है। किसने कहा है, श्रील ब्रट ने। बाल्यावस्था मूल दुश्चिंतता की अवस्था है, कैरल हार्नी। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था के मुख्य मुख्य बिंदु हमने देख लिए जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सब। अब हम देखते हैं किशोरावस्था को। किशोरावस्था, इसकी आयु होती है 12-18 से 19 वर्ष, और उसकी उपनाम क्या है, जीवन का कठिन काल। किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। जीवन का स्वर्ण काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। परिपक्वता काल किशोरावस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था, अस्मिता का भाव पाया जाता है किशोरावस्था में। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। सेवा काल किशोरावस्था कहते हैं। टीनेज मतलब 15, 17, 16, 18, 19 जो हम बोलते हैं वो ये टीन एज है, वो सब किशोरावस्था को कहा जाता है। उलझन व अटपटी अवस्था किशोरावस्था को। अब किशोरावस्था के बारे में हम सब समझते हैं कि ये सब चीज़ें किशोर में पाई जाती है। जो 12 से 18, 19 वर्ष की बच्चे होते हैं उनके अंदर सब चीज़ें पाई जाती है। किशोरावस्था संबंधित हम महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था संवेग व आवेशों के कारण संघर्ष व तूफान की अवस्था है। किसने कहा, स्टैनली हॉल ने। अरे तूफान आए कहाँ पर आएगा, हॉल में तो आएगा ना। हॉल में आएगा, जहाँ बड़ा जगह होगी वहीं पर तूफान आएगा। तो जोड़ के याद कर लो। किशोरावस्था संवेग व आवेशों के कारण संघर्ष व तूफान की अवस्था है, स्टैनली हॉल। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो वैलेंटाइन के नाम से आराम से आपको ये परिभाषा याद रह सकती है यहाँ पर। किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनके अपने लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त करने से रोकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। और ये बात किसने की, कोलसनिक ने। किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा क्यों मानते हैं। हम देखते हैं हमारे घर परिवार में कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमको किसी भी अनैतिक कार्य को करने से रोकते हैं, गलत कार्य को करने से रोकते हैं, और हम उनका कहना कभी कभी नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं, और उनको अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का मार्ग में जो वो आ रहे हैं उनको बाधा समझते हैं। किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं एवं उनका पोषण भी करते हैं। किसने कहा, रोस ने। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में लोग जहाँ कहीं भी समाज में कार्य होता है तो वहाँ पर तुरंत सहभागिता निभाते हैं, कार्य करते हैं। वहाँ पर कहीं जिमाने कार्यक्रम होगा तो तुरंत उसमें लग जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा व्यक्त करती है, क्रो एंड क्रो। बहुत अच्छी परिभाषा है। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा व्यक्त करती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। किसने कहा है, जरसील्ड ने। दिख रहा होगा आपको, जरसील्ड। 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठता है।
जिससे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको तो आपको याद में रखना ही है, इम्पोर्टेंट। मेरी दृष्टि में मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि ये परिभाषा किसकी है। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। परिभाषा किसकी है? हेडो कमेटी, या फिर इसको हेडी कमेटी भी कहते हैं। कहीं पर हेडी कमेटी भी मिलता है, कहीं पर हेडो कमेटी मिलता है। किशोरावस्था की विशेषता क्या क्या है? किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में बल, तनाव, तूफान, विरोध, स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। वीर पूजा की भावना पाई जाती है। हीरो वर्शिप, मतलब किशोरावस्था के लोग कुछ लोगों को अपना आदर्श मानने लगते हैं। कोई फिल्मी एक्टरों को मानता है, कोई महापुरुषों को मानता है, कोई किसको मानता है। तो ये किशोरावस्था में पाई जाती है वीर पूजा की भावना। पलायन की भावना भी किशोरावस्था में पाई जाती है। अगर हमने उनको कोई कार्य करने से रोका तो वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, और कोई अच्छा कार्य करने के लिए भी घर छोड़ते हैं, कोई बुरे कार्य से भी घर छोड़ते हैं। तो ये सब पलायन की प्रवृत्ति, स्केपिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केपिंग, ठीक है। तो ये भावना पाई जाती है किशोरावस्था में। प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में, जबकि हमने पढ़ा शैशवावस्था में शून्य, बाल्यावस्था में तीव्र, फिर शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में शून्य, और फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है प्रबल काम प्रवृत्ति। विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है किशोरावस्था में, और शैशवावस्था में भी पाया जाता है। बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण होता है। समायोजन व स्थिरता का अभाव पाया जाता है। किशोरावस्था के लोग समायोजन नहीं कर पाते हैं, और संवेगों में भी यहाँ पर अस्थिरता पाई जाती है। किशोरावस्था संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था में अहम केंद्रवाद पाया जाता है। स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस 1904 में लिखी थी, में किशोर अवस्था को आंधी, तूफान, झंझावातों की अवस्था बताया है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। किशोरावस्था में बालकों के प्रत्येक कार्य समूह से प्रभावित होते हैं। किशोरावस्था में बालकों के प्रत्येक कार्य समूह से प्रभावित होते हैं। बिग व हंट ने ये परिभाषा दी है, ठीक है। यहाँ पर ये विकास को लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब हमने देख लिए हैं मित्रों। यहाँ पर जितने भी बन सकते हैं वो सब फैक्ट मैंने यहाँ पर डालने का प्रयास किया है, और क्वेश्चन आंसर भी अगर हो सका तो सिलेबस पूरा होने के बाद में ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगा। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको पूरा नहीं कह सकता कि डालूंगा, लेकिन 15 फरवरी तक या फिर फरवरी के महीने में मैं आराम से आपको यहाँ पर, अगर कोई भी टेक्निकली समस्या नहीं आई तो मैं यहाँ पर साइकोलॉजी के पूरे मेरे नोट्स अपलोड करूँगा, जिनको देखकर आप अपनी साइकोलॉजी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, शेयर कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास, और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं सिद्धांत के जीन पियाजे। जीन पियाजे ये रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों के नैदानिक परामर्श के आधार पर संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस आधार पर, किन के आधार पर? अपने ही बच्चों के पर इन्होंने ये परीक्षण किया था, उनके आधार पर ही जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने सिद्ध किया कि बालक जन्म से ही सक्रिय होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक जन्म से कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बालक जन्म से सक्रिय होते हैं? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर जीन पियाजे। और आगे क्या कहते हैं? बालक स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं और सूचना प्रक्रमण द्वारा ज्ञान का निर्माण भी करते हैं। ये पूरी लाइन आपको जीन पियाजे के ध्यान में यहाँ पर रखनी है। आगे बात करते हैं। जीन पियाजे ने अनुकूलन के 2 चरण बताए हैं। पहला समावेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसिमिलेशन, यानी कि आत्मीकरण। दूसरा समायोजन, एक्यूमेडेशन, इसको बोलते हैं स्थानीकरण, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था,
इसको बोलते हैं ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। और इंग्लिश का नाम जरूर ध्यान में रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसकी उम्र मानिए जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। उम्र बताइए 2 से 7 वर्ष। मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था, उम्र है 7 से 11 वर्ष। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उम्र है 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई है संज्ञानात्मक विकास की। चारों अवस्थाएं आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। पहली अवस्था देखते हैं, संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्किल में क्या क्या चीज़ें आती है? तो सेंसरी मोटर स्किल के अंतर्गत इसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है, वस्तु संयोजन का ज्ञान होता है, वस्तु व परिणाम में संबंध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें जो है संवेदी गामक अवस्था को लेकर आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, प्री ऑपरेशनल अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक में सजीव चिंतन पाया जाता है। सजीव चिंतन का मतलब, जैसे आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि बालक रोड पे दौड़ रहा है, सड़क पे दौड़ रहा है, गिर गया है और उसको चोट लग गई है, तो बालक क्या कहता है? इस सड़क ने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को मार दिया। तो यहाँ पर उनमें उसके अंदर सजीव चिंतन पाया जाता है। ठीक है, आत्म केंद्रिता पाई जाती है, यानी कि इस अवस्था में बालक सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और कुछ भी नहीं। वो खुद में खोया रहता है। यहाँ पर आत्मकेंद्रिता का मतलब इकोसेंट्रिज्म, स्वनिर्मित भाषा, खुद के द्वारा निर्मित भाषा का प्रयोग करने लगता है इस अवस्था में। प्रतीकों एवं प्रतिमाओं के माध्यम से समझना, प्रतीकों एवं प्रतिमाओं के माध्यम से वो समझने लगता है। खेल व अनुकरण द्वारा सीखता है एवं एक विमीय तर्क करने लगता है। ये इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ पर लगता है मित्रों, एक विमीय तर्क करने लगता है, एक विमीय तर्क करने लगता है। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जीन पियाजे का नोट जो मैंने लिख रखा है, जीन पियाजे ने प्री ऑपरेशनल अवस्था को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष। दूसरा, अंतः प्रज्ञा अवस्था या फिर अंतःदर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। जीन पियाजे ने किस अवस्था को 2 भागों में बांटा है? तो ऊपर से आपको ध्यान में रखना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। प्री ऑपरेशनल अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। और 2 अवस्थाएं, 2 भाग कौन कौन से? पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष और अंतः प्रज्ञा अवस्था या फिर अंतःदर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष। ठीक है मित्रों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैंने आज सोचा है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने रख दूँ, ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सके और अपनी तैयारी में प्लस पॉइंट बढ़ा सके। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था पर जीन पियाजे ने सर्वाधिक कार्य किया था। यानी कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना है जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, और इसी पर जीन पियाजे ने सर्वाधिक सबसे अधिक कार्य किया था। इस अवस्था में बालक मूर्त अवधारणाओं की पहचान करने लगता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन एवं क्रमबद्धता आ जाती है। तार्किक चिंतन करने लगता है और क्रमबद्धता आ जाती है, मतलब वो चीज़ों को क्रम से रखने लगता है। ये छोटी है, बड़ी है, तो ऐसे जमाने लग जाएगा, ये बड़ी यहाँ आ जाएगी, ये छोटी यहाँ पर, फिर इसे छोटी यहाँ पर, फिर छोटी यहाँ पर, तो क्रमबद्धता से वो रखने लगता है, उसके अंदर क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में बालक व्युत्क्रमणीय पलटावी चिंतन करने लगता है। व्युत्क्रमणीय या फिर पलटावी चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में? किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर आती है चौथी अवस्था, अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंग्लिश में ध्यान में रखना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। किस अवस्था में बालक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है? अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार। आगमनात्मक चिंतन करने लगता है, इंडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग तथा अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग चिंतन पाया जाता है।
अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं, परिकल्पनात्मक या फिर निगमनात्मक चिंतन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये मूर्त संक्रिया, ये जीन पियाजे जो था, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ये हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके विकास संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए, आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एक और मुख्य सिद्धांत की, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, और इसको प्रतिपादित करने वाले थे इरिक इरिक्सन। कौन? इरिक इरिक्सन। ठीक है, इरिक इरिक्सन ने 2 पुस्तकें लिखी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। किसकी पुस्तक है? इरिक इरिक्सन की। आइडेंटिटी क्राइस्ट यानी पहचान का संकट, किसकी पुस्तक है? इरिक इरिक्सन की, ध्यान में रखना है। इरिक इरिक्सन ने सामाजिक विकास पर आधारित संपूर्ण जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा है। ये ध्यान में रखना है, कितने अवस्था में बांटा है? 8 अवस्था में। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ट्रस्ट विथ मिसट्रस्ट की अवस्था, 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष। दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जा, 2 से 3 वर्ष, ऑटोमनी विथ सेम। तीसरी है पहल शक्ति बनाम दोषिता, 4 से 6 वर्ष, इंडक्टिव विथ गलती। परिश्रम बनाम हीनता, 7 से 12 वर्ष, इंडस्ट्री विथ इनफेरिटी। और 5वीं है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है मित्रों, यहाँ पर ध्यान में रखना, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने लिखा है जहाँ से भी लिखा। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, 13 से 19 वर्ष, आइडेंटिटी विथ रोल कन्फ्यूजन। घनिष्ठता बनाम अलगाव, 20 से 30 वर्ष की अवस्था मानना है, इंटीमेसी विथ आइसोलेशन। जननात्मकता बनाम स्थिरता, 30 से 65 वर्ष मानना है, और संपूर्णता बनाम निराश से 65 वर्ष के बाद। तो ये पूरी 8 अवस्थाएं हमने देख ली जो इरिक इरिक्सन ने बांटा है। मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत मनुष्य के पूरे जीवन को 8 अवस्था में बांटा है, और 8 अवस्थाओं के हमने नाम देख लिए, आप आराम से इनको याद यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। एक बार देखता हूँ कुछ छूटा तो नहीं इसमें, हाँ सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधाओं के आधार पर आधारित कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब यहाँ पर आप ये बताओ मेरे को, पावलर ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने बिल्ली पर, तो जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था? अपने ही बच्चों पर, ध्यान में रखना है, अपने ही बच्चों पर। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा पर आधारित कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर व 6 अवस्थाएं बताइए। ये 3 स्तर कौन से हैं? पहले इनको देखते हैं। पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज मतलब परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल मतलब पश्च या उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 स्तर बताए हैं, और 6 अवस्थाएं बताइए। प्रत्येक स्तर के जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई है, 2 प्रकार बताए हैं। प्रथम स्तर की बात करें हम यहाँ पर प्री कन्वेंशनल या फिर पूर्व परंपरागत, 3 से 10 वर्ष, तो इसको 2 भागों में बांटा है। जीन पियाजे ने दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरा स्तर इसमें कन्वेंशनल या फिर पारंपरिक अवस्था, 10 से 13 वर्ष। इसमें यहाँ पर पहली है प्रशंसा की अवस्था, दूसरी है सामाजिक सम्मान की अवस्था। तृतीय स्तर पोस्ट कन्वेंशनल या फिर पश्च या उत्तर परंपरागत, 13 वर्ष के बाद। इसमें 2 भागों में इसको बांटा है, सामाजिक समझौते की अवस्था और उच्चतम विवेक की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने और लिखे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखो यहाँ पर जो ये सब पढ़ने के बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे को मिले हैं, वो सब बिंदु मैंने यहाँ पर अलग से लिखे भी हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ मित्रों। यहाँ पर आप ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। विकास जैविक, संज्ञानात्मक, समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से भी प्रभावित होता है। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से भी प्रभावित होता है। ये प्रक्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित है, जो मनुष्य के विकास में
होने वाले परिवर्तनों को समग्र रूप से प्रभावित करती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जैविक वाली, संज्ञानात्मक वाली और समाज सांवेगिक प्रक्रिया वाली। ये तीनों चीज़ें परस्पर मनुष्य के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यहाँ पर दिख नहीं रहा हो शायद आपको पेन की वजह से, विकास अत्यधिक लचीला तथा संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है, ध्यान में रखना है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है या नहीं होता है, तो हमको जवाब देना है हाँ में। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने अब तक जो पढ़ा है वो और ये जो पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, तंत्रिका विज्ञान में, इन सब में मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। अल्पकालिक बीमारी कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते, ध्यान में रखना है। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। सामान्यतः 1 वर्ष का बालक चलने लग जाता है, ध्यान में रखना है, 1 वर्ष का बालक चलने लग जाता है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती है। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में शिशु यह बताने में सक्षम होता है कि आवाज़ किस दिशा से आ रही है, ध्यान में रखना है। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में शिशु यह बताने में सक्षम हो जाता है कि आवाज़ किस दिशा में आ रही है, और वो यह भी बता सकता है कि मेरी माँ की आवाज़ कौन सी है और मेरी की माँ की आवाज़ कौन सी नहीं है। आगे क्या लिखा है, साथ ही वह निस्त्रियों व अपनी माँ की आवाज़ में भी अंतर करने लगता है प्रथम सप्ताह में, ध्यान में रखना। आगे 1 वर्ष की उम्र तक बालकों की दृष्टि प्रौढ़ों के समान हो जाती है, 20/20, ध्यान में रखना। यहाँ पर 3 माह की आयु का बालक रंगों की पहचान करने लगता है। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, क्या है, सही है, कथन है, गलत है, कैसे भी क्वेश्चन घूम सकता है, बन सकता है मित्रों। तो नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकता है। सूंघने एवं स्वाद की क्षमता भी नवजात शिशु में पाई जाती है। सुनने एवं स्वाद की क्षमता भी नवजात शिशु में पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट करके जीन पियाजे का कथन है, शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की श्रृंखला से गुजरता है। और ये कथन किसका है, जीन पियाजे का। शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है, कथन किसका है, जीन पियाजे का। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। शिशु जन्म लेता है तब से वो सामाजिक प्राणी होता है। समाज में जन्म लेता है तो ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, सामाजिक प्राणी होगा। अब यहाँ पर जो कौशल होते हैं, कौशल की हमने चर्चा की थी। कौशल 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, और जो बोलते हैं स्थूल को बोलते हैं हम ग्रोस मोटर स्किल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष की आयु में, यहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर आप देखना, ये 3 वर्ष की आयु में स्थूल कौशल कौन कौन से, जो मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, वो स्थूल कौशल के अंतर्गत आएंगे। उछलना, कूदना और दौड़ना, यहाँ पर लिखा शायद आपको दिख नहीं रहा हो, उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्या आएंगे, स्थूल कौशल के अंतर्गत आएंगे। और ये 3 वर्ष की आयु में हो जाते हैं। 3 वर्ष की आयु में बालक उछलने लगता है, कूदने लगता है, दौड़ने लगता है। दूसरा, 4 वर्ष की आयु में प्रत्येक पायदान पर पैर रखते हुए बालक सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। 4 वर्ष की आयु में प्रत्येक पायदान पर सीढ़ियों पर एक सीढ़ी पर एक पांव रखते हुए बालक सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। तो 4 वर्ष की आयु में बालक में ये स्थूल कौशल विकसित हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में तेज दौड़ने लगता है बालक, 5 वर्ष की आयु में तेज दौड़ने लगता है। और तेज दौड़ना या दौड़ना कौन सा कौशल है, तो यह है स्थूल कौशल, ग्रोस मोटर स्किल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म कौशल की।
तो 3 वर्ष की आयु में सूक्ष्म कौशल में बालक क्या करता है, यहाँ पर बालक ब्लॉक बनाना, 3 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है, ब्लॉक बनाने लगता है। और ब्लॉक बनाना कौन सा कौशल है, जैसे पिछली बार रीट की भर्ती में आया था 2017 में कि लिखना कौन सा कौशल है, तो लिखना सूक्ष्म कौशल है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा हाथ काम कर रहा है, सिर्फ हमारी अंगुलियां काम कर रही है, पूरा शरीर पूरा बॉडी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो वो सूक्ष्म कौशल होगा, फाइन मोटर स्किल होगा। यहाँ पर आगे तर्जनी एवं अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, यानी 3 वर्ष की आयु में बच्चा तर्जनी एवं अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाने लगता है। और ये कौशल कौन सा है, एक बालक तर्जनी एवं अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाने का प्रयास कर रहा है, कौन सा कौशल होगा, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म स्थूल कौशल, सूक्ष्म कौशल। 4 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर बालक, इसमें देखें हम फाइन मोटर स्किल में, तो 4 वर्ष की अवस्था में बालक यहाँ पर चित्रात्मक पहलुओं को जोड़ने लगता है। 4 वर्ष की आयु में बालक चित्रात्मक पहलू को जोड़ने लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, हम देखें तो एक बालक चित्रात्मक पहलू को जोड़ता है, कौन सा कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल या फिर फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा फाइन मोटर स्किल, मतलब सूक्ष्म कौशल। 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन सा सूक्ष्म कौशल विकसित होता है, 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन सा सूक्ष्म कौशल विकसित होता है, तो हाथ, भुजा एवं शरीर ये सभी आंख की गति के साथ समन्वित होते हैं। ये 5 वर्ष में ये सूक्ष्म कौशल विकसित हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है मित्रों। ठीक है, यहीं पर हम इस क्लास को एंड करते हैं, शायद वीडियो लंबा हो गया होगा और मैंने काफ़ी सारा मैटर यहाँ पर डालने का प्रयास किया है और समय समय पर मैं आपके सहायता से, आपके अगर आपकी मांग रही, आपका डिमांड रहा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्होंने यस कहा तो मैं आगे वीडियो डालने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। यदि कोई टेक्निकली समस्या नहीं आती है तो मैं अपनी ओर से वीडियो डालने में कोई कमी यहाँ पर नहीं रखूँगा। जितना मैंने समझा है, जितना मैंने सोचा है, जितना मैंने मनोविज्ञान को लेकर पढ़ा है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। 15 फरवरी तक या फिर फरवरी महीने में मैं यहाँ पर मेरे मनोविज्ञान के जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो सब नोट्स मैं यहाँ पर समय समय पर डालने का प्रयास करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे नोट्स पसंद आएंगे, आप लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे पूरा विश्वास है जो भी मेरे मित्र भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये चीज़ें, मेरे नोट्स आपको कैसे लगे, पसंद आए और आगे तक आप पहुंचा देना मित्रों। ठीक है, तो यह पर आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं मित्रों। और राजनीति विज्ञान संबंधित मैंने ये चैनल बनाया था, लेकिन किसी कारण से, निजी कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है और तैयारी वाला विषय भी हो सकता है, इस वजह से मैं यहाँ पर पॉलिटी वाले जो मेरा मैटर था वो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन पॉलिटी में पूरी यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ऐसा मेरा सोचा है, मेरा प्रयास है, मैं डालूंगा ज़रूर। चाहे से मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ाएगा जिस प्रकार से अभी पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ा दूँ, लेकिन मैं डालूंगा ज़रूर। सारी चीज़ें मैं पॉलिटी के भी यहाँ पर डालूंगा, लेकिन पहले मेरा टारगेट मनोविज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं और रीट में सिलेक्शन दिलाने में मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी साथ में हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।